नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए क्लास में। दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं और यह वीडियो मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर वालों के लिए रहने वाला है। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। दोस्तों यह आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है सीबीटी एग्जाम 2024 के लिए, इसलिए जो है आप यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर मार्किंग स्क्राइबर, यानी स्क्राइबर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? माइल्ड स्टील का, हाई स्पीड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, मीडियम कार्बन स्टील का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, हाई कार्बन स्टील का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। Which type of vice is used? Gripping, screw, rivets, keys and other similar object. स्क्रू, रिवेट, चाबियाँ और अन्य समान वस्तुओं को जकड़ने के लिए किस प्रकार के वाइस का उपयोग किया जाता है? पिन वाइस का, हैंड वाइस का, पाइप वाइस का, क्विक रिलीज वाइस का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? पिन वाइस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह जो है छोटी छोटी वस्तु है, इसलिए जो है ये पिन वाइस का उपयोग किया जाता है। वाइस कैसे होता है हम आपको अभी दिखाते हैं, यानी आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आकृति में आप देख सकते हैं यह कौन सा है? यह पिन वाइस है। यहाँ पर देखिए यह पिन वाइस है। पिन वाइस के देखिए यह हैंडल हो गया, इसके जॉ हो गया और यह जो है चक हो गया। तो यह जो है इसमें पकड़े जाते हैं, यहाँ पर स्क्रू, रिवेट्स और चाबियाँ जो है यहाँ पर पकड़ी जाती है। देखिए यहाँ पर क्या बताया है थ्योरी में? पिन वाइस का उपयोग छोटे व्यास की जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें एक छोर पर एक हैंडल दिया होता है और एक छोर पर कॉलेट चक होता है। चक में जबड़े का एक सेट होता है और जो कि हैंडल घुमाकर संचालित होता है, यानी इसको जो है यह जो जॉज है इसको क्लोज ओपन करने के लिए इस हैंडल की मदद से हम कर सकते हैं। तो यह हो गया आपका पिन वाइस, आपको पता चलेगा। टाइप ऑफ पंच इज यूज्ड फॉर मार्किंग विटनेस मार्क ऑन सरफेस। कार्य की सतह पर विटनेस चिन्ह अंकन के लिए किस प्रकार के पंच का उपयोग किया जाता है? डॉट पंच, सेंटर पंच, हॉलो पंच, प्रिक पंच, 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? विटनेस चिन्ह, कार्य की सतह पर विटनेस चिन्ह या विटनेस मार्क करने के लिए यहाँ पर किस प्रकार के पंच का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए यह जो डॉट पंच होता है, यानी डॉट पंच का यहाँ पर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। इसको क्या कहते हैं? डॉट पंच को प्रिक पंच 60 डिग्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको अभी दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है डॉट पंच कैसे दिखता है। सेंटर पंच यानी कौन सा होता है? इसका जो एंगल है वह कितना होता है? 90 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर आप इस आकृति के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर यह जो है यह कौन सा? सेंटर पंच है। सेंटर पंच का एंगल ऐसा होता है। देखिए आप यहाँ पर यह जो है यह कौन सा है? यह विटनेस मार्क के लिए और यह लाइट मार्क के लिए, यानी यह डिवाइडर को यहाँ पर जो है पॉइंट को सही रखने के लिए जो है यहाँ पर 30 डिग्री का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का जो है यहाँ पर जो है विटनेस मार्क बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंच के लिए। दोस्तों पंच का मटेरियल आप लिख लीजिए, हाई कार्बन स्टील होता है। क्या होता है? हाई कार्बन स्टील से जो है यह पंच बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द यूज ऑफ 30 डिग्री प्रिक पंच, चुभन 30 डिग्री चुभन पंच का उपयोग क्या है? देखिए यहाँ पर यह जो 30 डिग्री प्रिक पंच होता है इसका यहाँ पर उपयोग क्या है? होल यानी छेदांकन के लिए, मेकिंग विटनेस मार्क, लोकेटिंग सेंटर ऑफ द होल और यहाँ पर मार्किंग लाइट पंच मार्क फॉर डिवाइडर पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर यह जो 30 डिग्री का जो प्रिक पंच होता है इसका जो उपयोग है वह क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, डिवाइडर के पॉइंट के लिए हल्के पंच के निशान चिन्हित करना, यानी डिवाइडर को यहाँ पर पॉइंट करने के लिए जो है यहाँ पर हल्के हल्के जो है लाइट पंचिंग करने के लिए जो है लाइट मार्क करने के लिए 30 डिग्री प्रिक पंच का यूज़ किया जाता है। 60 डिग्री का जो है यहाँ पर मार्किंग करने के लिए, विटनेस मार्क करने के लिए यहाँ पर, यानी थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर मार्क करने के लिए यहाँ पर 60 डिग्री जो है प्रिक पंच का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर छेद के केंद्र को लोकेट करने के लिए यहाँ पर सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है, जिसका क्या एंगल 90 डिग्री होता है। आपको तो मालूम हो गया। विल हैपन इफ द डाटम सरफेस इज नॉट परफेक्टली फ्लैट। अगर डाटम सतह पूरी तरह समतल नहीं है तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर
डाटम सतह अगर पूरी तरह समतल नहीं होगी तो क्या होगा, यहाँ पर बोला गया है। मार्किंग इज एक्यूरेट, यानी मार्किंग सटीक होगी, अंकन गलत होगा। सरफेस की फिनिश घटेगी, सरफेस की फिनिश बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर अगर डाटम सरफेस नॉट परफेक्टली फ्लैट, यानी अगर आपका जो सतह है, जो आपका जो सतह होता है वह अगर फ्लैट नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए आसान सी बात है, यहाँ पर जो है मार्किंग जो है इनकरेक्ट आएगी। यहाँ पर देखिए ऐसा ऐसा अगर सरफेस होगा और यहाँ पर एक प्लेन सरफेस होगा तो किस पे अच्छा यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं, आप इस पर नहीं कर सकते, लेकिन इस पर जो है कर सकते। तो यह ध्यान में रखना होगा। तो अंकन क्या होगा, अगर सतह समतल नहीं होगी तो यहाँ पर अंकन हमारा गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रेमेडी इफ द कटिंग डिविएट फ्रॉम द लाइन ऑफ अ मार्किंग। यदि कटिंग अंकन की रेखा से भटक जाए तो उपाय क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था, 2019 में भी CBT एग्ज़ाम में पूछा गया था और यह ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। क्या बोला है यहाँ पर, यदि कटिंग, पहले आप यहाँ से कट कर रहे हैं, कट करते करते यह क्या हो गया, यह मार्किंग लाइन से क्या हो गया, भटक गया। तो आपको क्या करना चाहिए, काटना जारी रखना चाहिए, हेक्सा ब्लेड को बदलना चाहिए, कटिंग को धीमा करें और एक ही पंक्ति में समाप्त करें, या उसी लाइन को फिर दिशा से काटना शुरू करें। तो इसको जो है क्या करना चाहिए आपको, स्टार्ट कटिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑन द सेम लाइन, यानी उसी लाइन पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इससे विपरीत दिशा में जो है आपको, यानी अपोजिट साइड से जो है उसको कट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल हैपन इफ रन अ ग्राइंडर विदाउट ट्रूइंग, बिना ट्रूइंग के ग्राइंडिंग चलाने से क्या होगा। देखिए यहाँ पर ट्रूइंग का मतलब क्या है, सबसे पहले ट्रूइंग समझ लिए और ड्रेसिंग समझ लीजिए। देखिए ड्रेसिंग कब करते हैं, जब ग्राइंडिंग व्हील की जो एब्रेसिव है वह शार्पनेस चली जाती है, तब यहाँ पर जो है ड्रेसिंग की जाती है। और यहाँ पर ट्रूइंग कब करते हैं, ड्रेसिंग होने के बाद क्या होता है, अगर हमने ड्रेसिंग कर ली तो उसका शेप में क्या होता है, थोड़ा सा बदल हो जाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील के सही शेप में लाने के लिए ट्रूइंग करते हैं। अगर हम सही शेप में नहीं लाएंगे ग्राइंडिंग व्हील को तो उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर अत्यधिक कंपन होगा, बेहतर सतह प्राप्त होगी, कम धातु निकलेगी, अधिक धातु निकलेगी। धातु कम निकलती है, कम धातु कब निकलती है, जब ग्लेजिंग हो जाता है या लोडिंग होता है। तो ग्लेजिंग क्या होता है और लोडिंग क्या होता है। ग्लेजिंग में जो है ग्राइंडिंग व्हील चमकदार होता है, यानी उसकी शार्पनेस चली जाती है, उसमें जो है शार्पनेस थोड़ी भी नहीं रहती है, यानी कट करने के लिए उसमें जो है थोड़ा भी शार्पनेस नहीं बचता है, उसे ग्लेजिंग कहते हैं। लोडिंग कब कहते हैं, आपके ग्राइंडिंग व्हील का जो होता है उसमें शार्पनिंग तो है, लेकिन उसमें क्या है, यहाँ पर धातु के कण जो है यहाँ पर फंस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लेजिंग और लोडिंग होने पर जो है आपको क्या करना चाहिए, ड्रेसिंग करना चाहिए, ड्रेसिंग के बाद ट्रूइंग करना चाहिए। तो यहाँ पर बिना ट्रूइंग के ग्राइंडर चलाने से क्या होता है, तो यहाँ पर अत्यधिक कंपन उत्पन्न होता है, यानी वाइब्रेशन ज़्यादा आता है उससे, क्योंकि यहाँ पर व्हील का शेप जो है यहाँ पर जो शेप में होना चाहिए वह शेप में नहीं रहता है, इसलिए जो है यहाँ पर वाइब्रेशन अधिक आता है। व्हाट विल हैपन इफ द रेक एंगल ऑफ अ चीजल इंक्रीज, यदि छेनी का रेक कोण बढ़ता है तो क्या होगा। चीजल विल स्लिप, यानी छेनी खिसक जाएगी, कर्तनधार टूट जाएगी, उचित कटिंग होगी, कर्तनधार कार्य को खोदकर भीतर घुस जाएगी। देखिए आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या है, हम आपको अभी डिटेल में समझा देंगे। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। देखिए सबसे पहले आकृति नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या क्या है, कौन से एंगल है, यह अगर आप समझ गए तो आपको जो है यहाँ पर रेक एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, रेक एंगल कम हो गया तो क्या होगा, क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्लियरेंस एंगल कम हो गया तो क्या होगा, यह सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। पॉइंट एंगल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा तो क्या होगा। सब कुछ यहाँ पर आपको जो है एक ही डायग्राम से, अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और समझ लेंगे तो आपको जो है सब कुछ जानकारी मिलेगी, सब कुछ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा एंगल क्या है, यह सबसे ज़रूरी है। देखिए क्लियरेंस एंगल कौन सा है आपका, हमने आपको अभी अभी बताया। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये हो गया आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आपका क्लियरेंस एंगल कौन सा हो गया, यह जो है आपका कौन सा क्लियरेंस एंगल हो गया, यह हो गया आपका क्लियरेंस एंगल। और यह हो गया आपका कौन सा, रेक एंगल। ये दो एंगल तो आपको मालूम हो गए, यह कौन सा, यह क्लियरेंस एंगल और यह रेक एंगल। ये तो हो गया क्लियर, फर्स्ट क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। अगर क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो यहाँ पर जो है यह जो चीज़ल है वह क्या होगी, जो आपके अंदर घुस जाएगी, क्योंकि यह जो चीज़ल है वह क्या होगी, ऐसी उठ जाएगी। तो क्या होगा, जो आपके अंदर घुस जाएगी। और क्लियरेंस एंगल कम होगा तो यह चीज़ल क्या होगी, यह चीज़ल जो है यहाँ पर ऐसा नीचे आएगी। तो नीचे आने की वजह से क्या होगा, यह जो चीज़ल है यहाँ पर ऐसा हो जाएगी और यह खिसक जाएगी, यानी स्लिप होगी। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर रेक एंगल के समझ लेते हैं। देखिए अगर रेक एंगल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, चीज़ल खिसक जाएगी। रेक एंगल अगर बढ़ जाएगा यानी यह एंगल के यहाँ से यहाँ तक आ गया, बोलो तो क्या होगा, यहाँ तक आ गया तो चीज़ल जो है यहाँ तक आ जाएगी, यानी चीज़ल कैसा यहाँ पर आ जाएगी ऐसा। तो क्या होगी, रेक एंगल अगर बढ़ता है तो चीज़ल क्या होगी, स्लिप होगी, खिसक जाएगी। अगर रेक एंगल कम होता है यानी यह यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर और कम हो जाएगा रेक एंगल। तो क्या होगा, यह चीज़ल जो है, यह मान लीजिए यह जॉब है जो आपके अंदर घुस जाएगी। यह आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तब भी यहाँ पर चीज़ल जो है जो आपके अंदर घुस जाएगी। कम होगा तो क्या होगा, यह खिसक जाएगी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एक बार यह दो डायग्राम देखिए, यहाँ पर क्या हो गया है, देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू लो, यानी यहाँ पर जो है कम हो गया है। तो यह क्या होगी, यह खिसक रही है। आप देख रहे हैं ये चीज़ल जो है खिसक रही है जो आपसे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू हाई, यानी यह जो ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे कट करते करते क्या हो गया, यह जॉब के अंदर घुस गई है। तो यह यहाँ पर आपको बताने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह 1 नंबर का पार्ट कौन सा है, यह जो है बेस है। 2 नंबर का जो है यह बीम है, कौन सा बीम है। यहाँ पर आप 3 नंबर का जो देख रहे हैं यह क्या है, वर्नियर स्केल है। 4 नंबर का जो है यह फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। और यह 5 नंबर का जो है यह क्या है, वर्नियर। यहाँ पर 6 नंबर का जो है यह क्या है, लॉकिंग स्क्रू है। और यह 7 नंबर का जो है वह क्या है, स्क्राइबर है। तो यह आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर इस पार्ट का नाम पूछा गया, यह क्या है, मेन स्केल है, मेन स्लाइड है, जॉइंट कैलिपर है या मेन स्लाइड है। यहाँ पर आपको यह क्या है, मेन स्लाइड है। और कोई 72 में क्या दिखाया रहा है, यह मेन स्केल है। यह ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो स्पेसिफाइड वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज कैसे निर्दिष्ट करती है, बीम की विड्थ से हाइट, बीम की ऊंचाई से, बीम की मोटाई से आधार का आकार। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, हाइट ऑफ बीम। तो यहाँ पर बीम के हाइट से जो है यहाँ पर वर्नियर हाइट गेज की यहाँ पर जो है ऊंचाई निर्दिष्ट की जाती है। व्हाट इज़ द BIS लिमिट्स फिट्स मेंशन द साइज ऑफ डायमेंशनल ड्यूरेशन। BIS लिमिट में क्या शब्द की आयामी अवधि के साथ आकार का उल्लेख करने के लिए फिट बैठता है, साइज, बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, मैक्सिमम साइज। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बेसिक साइज। यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम जो है अगले वीडियो में यहाँ पर जो टॉलरेंस है इसका जो है पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम लिमिट साइज इन BIS सिस्टम। BIS प्रणाली में अधिकतम लिमिट खोजने का फार्मूला क्या है। आप इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम लिमिट इज इक्वल टू बेसिक साइज प्लस, यहाँ पर यह बेसिक साइज होगी तो यहाँ पर बेसिक साइज प्लस
यहाँ पर अपर डिविएशन जो है इससे क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट हमें पता चलती है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।